नमस्कार दोस्तों, जिन लोगों ने लोकसभा चुनाव में ममता बनर्जी की टीएमसी को वोट दिया, वो क्या सोच कर दिया। जिन लोगों ने उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी को वोट दिया, तो क्या सोच कर दिया। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की शिवसेना और शरद पवार की एनसीपी को वोट दिया, तो क्या सोच कर दिया। लोकसभा देश का चुनाव है, फिर बंगाल में वहां की क्षेत्रीय पार्टी टीएमसी, यूपी में वहां का लोकल दल, महाराष्ट्र में वहां की स्थानीय पार्टियां किस सोच के तहत राष्ट्रीय मुकाबले में सबसे आगे नजर आई, जबकि अपने अपने राज्य से बाहर उनका कोई वजूद नहीं है। जनता ने कुछ तो सोचा होगा और क्षेत्रीय दलों को मजबूती दी। वो क्या सोच रही होगी, आज इसे समझना इसलिए जरूरी है दोस्तों, क्योंकि जनता के साथ धोखा सिर्फ सत्ता ही करे ऐसा जरूरी नहीं है। यह धोखा कोई भी कर सकता है। इसीलिए ये सारे सवाल हैं जिनका आप एक साथ जोड़कर एक बड़ा सवाल भी बना सकते हैं। आखिर देश की लड़ाई में जनता ने प्रचंड सत्ता वाली बीजेपी और पूरे विपक्ष को करीब करीब एक बराबर क्यों खड़ा कर दिया। अगर कुछ बाकी बचे क्षेत्रीय दलों ने बीजेपी का साथ नहीं दिया होता, तो देश में सरकार भी बदल चुकी होती और देश की दशा भी बदली नजर आने लगती। जिन क्षेत्रीय दलों ने बीजेपी को समर्थन दिया और जिन क्षेत्रीय दलों को जनता ने समर्थन देकर मजबूत विपक्ष खड़ा किया, वो दल भी अब राजनीति के एक ही खाने में नजर क्यों आ रहे हैं। पहले उन दो दलों को ही समझ लीजिए जो केंद्र में बीजेपी की सरकार के साथ खड़े हैं। वो केंद्र की सत्ता के साथ क्यों खड़े हैं, ये गुत्थी खुल पाई तो विपक्ष के क्षेत्रीय दल उन्हीं के पाले में खड़े क्यों नजर आ रहे हैं। शायद ये भी समझ आने लगे। बिहार में जेडीयू के नेता और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बीजेपी का साथ जब पहली बार छोड़ते हैं, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विरोध में खुलकर विरोध करते हैं। खुलेआम विरोध में विचारधारा की लड़ाई में मुख्यमंत्री की कुर्सी भी छोड़ देना, नीतीश कुमार के उस कदम से उनका राजनीतिक कद पूरे देश में अचानक बहुत बढ़ गया था। यह कद नेताओं ने नहीं, जनता ने बढ़ाया था। लेकिन नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री रहते ही नीतीश कुमार फिर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर वापस भी आ जाते हैं। बीजेपी छोड़ी और बीजेपी के विपक्षी बन गए, फिर जुड़े और बीजेपी के साथी बने। ये सब कुछ सभी जानते हैं। सवाल यह है दोस्तों कि केंद्र में मोदी के आने के बाद से नीतीश कुमार पलटू राम तक का तमगा लेकर भी मुख्यमंत्री बने हुए हैं। आज उन्हीं नरेंद्र मोदी के बैसाखी बने हुए हैं, तो किस विचारधारा से। वही मोदी हैं, वही नीतीश बाबू और वही जनता। सिर्फ बदला है तो क्या, सिर्फ सोच, सिर्फ विचारधारा। इसका नतीजा भी नीतीश कुमार के सामने है। बिहार में 115 सीटों वाली जेडीयू 45 सीट पर आ गई है। लेकिन नीतीश बाबू का कमाल है कि इतनी कम सीटों के बाद भी मुख्यमंत्री बने हुए हैं वो। अब डर उन्हें भी सता रहा है, क्योंकि तमाम गुलाटियों के बाद फिर जनता के बीच जाना है। हर दिन, हर दूसरे दिन नीतीश के बीजेपी से नाखुश रहने की खबरें भी सुनाई पड़ती हैं। क्या इन्हें जनता को सुनाने के लिए ही एक योजना के तहत सुनाया जा रहा है ये? क्योंकि नीतीश कुमार अपनी मर्जी से ही बीजेपी से अलग होते और जुड़ते भी हैं। ये मर्जी क्या है? सत्ता में बने रहने और अपने वजूद को बचाए रखने के सिवा भी कुछ समझ आता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा दोस्तों। विचारधारा को तो नीतीश अपने हाथों से दफन कर चुके हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी की एक राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में जिस छवि को लेकर नीतीश ने कभी मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ी थी, मोदी जी प्रधानमंत्री बनकर अपनी उसी विचारधारा को पहले से ज्यादा तेजी से और पूरे देश में बढ़ा रहे हैं। अभी चंद रोज पहले ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उसकी एक और बानगी गिरिराज सिंह की हिंदू स्वाभिमान यात्रा में देख भी चुके हैं और बर्दाश्त भी कर चुके हैं। गिरिराज की यात्रा बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विचारधारा
सीधे उस वोट बैंक से टकराती है जो नीतीश का समर्थक है। लेकिन नीतीश कुमार इस टकराव को बर्दाश्त कर रहे हैं। नीतीश कुमार का दूसरा वोट बैंक वो है जिसके लिए उन्होंने जाति जनगणना करवाई, उसे लागू करने का कदम उठाते हुए भी दिखे, जबकि अच्छी तरह जानते हैं वो कि काम हो नहीं पाएगा। अब उनके विपक्षी भी पूछते हैं कि नीतीश अपनी करवाई जनगणना के मुताबिक आरक्षण केंद्र के जरिए लागू क्यों नहीं करवा पा रहे हैं। जवाब अब जनता भी समझने लगी है। दोस्तों, नीतीश के चैप्टर को इन सारी बातों के साथ समझने के बाद अब मोदी जी के बैसाखी बने दूसरे क्षेत्रीय दल टीडीपी और उसके नेता चंद्रबाबू नायडू को भी समझ लीजिए। नायडू और मोदी के चाणक्य अमित शाह के बीच राजनीतिक तकरार में शब्दों की कोई मर्यादा नहीं बची है। वो सारी बातें यूट्यूब पर आप कभी भी सुन सकते हैं, गूगल पर भी पढ़ सकते हैं। लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले ही विपक्षी एकता और नतीजों को भांपते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश में नायडू से हाथ मिला लिया। आंध्र प्रदेश में बीजेपी का कोई खास वजूद नहीं है, फिर भी नायडू ने उस बीजेपी से हाथ मिला लिया जिसके नेता पानी पी पी कर नायडू को दुनिया का सबसे भ्रष्ट नेता बताते थे। नायडू की नजर आंध्र प्रदेश की सत्ता पर तो थी, लेकिन उन्हें मालूम था कि राज्य की सत्ता भी मिल गई होती तो बगैर केंद्र की मदद से राज्य चलाना मुश्किल हो जाएगा। नायडू और मोदी की विचारधारा और वोट बैंक भी आपस में टकराते ही हैं। वक्फ बोर्ड बिल इसका उदाहरण भी है। जाति जनगणना भी ऐसा ही मुद्दा है, लेकिन विचारधारा और वोट बैंक तक अलग होने के बावजूद नायडू केंद्र में नरेंद्र मोदी के बैसाखी बने हुए हैं। इस बार तो उन्होंने दिल्ली में मंत्री या लोकसभा अध्यक्ष तक पर कुछ भी नहीं कहा, क्योंकि फिलहाल एक खस्ता हाल खजाने वाले राज्य के लिए नायडू को पैसा चाहिए, कारोबार चाहिए। इन दो क्षेत्रीय दलों के तमाम काम आपको ये बता देंगे कि उनका फोकस बिल्कुल क्लियर है, अपना अपना राज्य और अपनी अपनी सत्ता, बाकी सब डी फोकस। लेकिन जो क्षेत्रीय दल खुले तौर पर विपक्ष में है और सिर्फ अपने अपने राज्यों तक सीमित भी है, उनका फोकस भी नीतीश और नायडू जैसा ही क्यों नजर आ रहा है? यह बड़ा सवाल है दोस्तों। जनता ने केंद्र की लड़ाई में अपने राज्यों में उन्हें शायद इसलिए चुना ताकि देश की राजनीति बदलने में वो मजबूत सहयोग दे सकें। लेकिन यह सहयोग उन्हें पहले तो एक राष्ट्रीय राजनीति में सक्रिय दल को ही देना है। बगैर एक राष्ट्रीय दल के क्षेत्रीय दल कितनी भी बड़ी भूमिका निभा ले, उन्हें खुद भी मालूम है। ये देश का राजनीतिक इतिहास भी उनके सामने ही है। 1977 की जनता पार्टी, जनसंघ और 1996 की सरकारें इस बात की गवाह भी हैं। बिना किसी बड़े देशव्यापी आधार के देश की राजनीति को बदलने की बात बेमानी से ज्यादा हास्यास्पद है। अब विपक्षी नहीं, पूरे देश के सामने बीजेपी के मुकाबले एक ही राष्ट्रीय दल है, वो है कांग्रेस। लोकसभा चुनाव के दौरान इसलिए जब इंडिया गठबंधन का बीज बोया गया तो हर पार्टी के नेता को कांग्रेस की जरूरत महसूस हुई। शुरुआती दौर में कांग्रेस उस प्रयास से दूर भी रही थी, लेकिन राहुल गांधी ने अपनी भारत जोड़ो यात्रा से देश को जो जाना और समझा, उसने राहुल गांधी को यही समझाया कि लड़ाई असल में सोच की है, सत्ता की बिल्कुल नहीं है। लड़ाई असल में सियासत की नहीं, जनता की है, उनके हक की है। इसीलिए राहुल गांधी की दूसरी भारत जोड़ो यात्रा में न्याय शब्द भी जुड़ा। राहुल गांधी ने ही सामाजिक न्याय और कॉरपोरेट के सत्ता के साथ गठजोड़ का मुद्दा पूरे देश में चुनाव के केंद्र में लाया। इसमें बंगाल भी था, उत्तर प्रदेश भी और महाराष्ट्र भी शामिल था। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ही वो आधार था जिसने राज्यों में क्षत्रपों को दिल्ली का सपना दिखाया,
जो उन्होंने अपने अपने राज्य की जनता को दिखाया। और इंडिया गठबंधन न सिर्फ मोदी के 400 पार के सपने को 240 पर ही हकीकत पर लेकर आ गई, बल्कि खुद भी बीजेपी के बराबर नजर आया। शायद जनता ये चाहती थी कि बदलाव होता, लेकिन जिस तरह दो क्षेत्रीय दलों ने उस वक्त बदलाव को नहीं होने दिया, अब इंडिया गठबंधन के बाकी क्षेत्रीय दल भी अपनी जनता की इस उम्मीद के खिलाफ खड़े होते नजर आ रहे हैं। इसके पीछे एक बड़ी वजह वही नजर आती है दोस्तों, जो नीतीश और नायडू के संदर्भ में मैं आपको बता चुका हूं। राहुल गांधी जिस विचारधारा की लड़ाई लड़ने की बात करते हैं, उसकी बात ही अब राजनीति में बेमानी होती जा रही है। क्षत्रपों को भी ऐसा लगता है कि 4.5 साल चाहे जैसे भी बिताकर आखिरी में जो 6 महीने बचते हैं, उस 6 महीने में जनता को सीधे कैश थमाने वाली योजनाओं के जरिए सत्ता हासिल की जा सकती है, ऐसा लगता है। विचारधारा की लड़ाई में खुद को बेखौफ बनाना बहुत आसान होता है, लेकिन केंद्रीय एजेंसियों के खौफ से बाहर आना तभी संभव है जब आप नैतिक रूप से मजबूत हो। राहुल गांधी का एक बड़ा मुद्दा कॉरपोरेट और सत्ता के गठजोड़ का है। राहुल गांधी का यह मुद्दा असल में तो कांग्रेस की परंपरागत सोच के बिल्कुल खिलाफ है, लेकिन राहुल गांधी इस पर पूरी ताकत के साथ बढ़ना चाहते हैं। तेलंगाना में कांग्रेस सरकार ने अडानी का नाम अमेरिका में एक कानूनी मामले में आने के बाद उनके 100 करोड़ रुपए ठुकरा दिए। तेलंगाना सरकार को यंग इंडिया स्किल्स यूनिवर्सिटी के लिए अडानी समूह 100 करोड़ रुपए का दान देने जा रहा था, लेकिन कांग्रेस ने उसको बोला नहीं चाहिए मुझे पैसा, और उसको कांग्रेस ने ठुकरा दिया। अंबानी की शादी में राहुल गांधी जाते ही नहीं हैं। अभी कुछ समय पहले उनके बेटे की शादी हुई थी। राहुल खुद प्रधानमंत्री बनने के लिए लालायित नजर नहीं आते हैं। राहुल गांधी निजी तौर पर इंडिया ब्लॉक के सभी दलों को उन जगहों पर भी एडजस्ट रखना चाहते हैं जहां सिर्फ कांग्रेस चुनावी मैदान में होती है। फाइनली उनका साथ होना या फिर ना होना लोकल लीडरशिप पर भी निर्भर होता है। जम्मू कश्मीर में राहुल गांधी कांग्रेस को नैतिक रूप से सरकार में शामिल होने की पैरवी नहीं करते हैं, क्योंकि उन्हें एहसास है कि कश्मीर की सत्ता असल में नेशनल कॉन्फ्रेंस की बदौलत ही है। इस नैतिकता और विचारधारा की बुनियाद पर पूरी कांग्रेस बेशक ना खड़ी हो, राहुल गांधी तो पूरी कोशिश करते नजर आ रहे हैं। अब तो कांग्रेस को ओवरहॉलिंग भी शुरू होने की तैयारी हो रही है। इंडिया गठबंधन हरियाणा और महाराष्ट्र के नतीजों से सदमे में है, लेकिन इसका कसूर किसी एक दल पर डालना या एक नेता पर डालना क्या पूरे इंडिया ब्लॉक से जुड़ी जनता की उम्मीद को पूरा कर देगा? हरियाणा में अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस के बीच सीट शेयरिंग क्यों नहीं हो पाई? दिल्ली में भी ऐसा क्यों नहीं होगा? लोकसभा में टीएमसी अकेले क्यों लड़ रही है? इन सवालों का जनता से क्या लेना है जब वो इंडिया गठबंधन के एक विपक्ष के रूप में उसे देखते हैं। महाराष्ट्र में इंडिया ब्लॉक की बुरी गत के लिए वोटिंग मशीन और चुनाव आयोग तक पर आरोप लगाए जा रहे हैं। देखते ही होंगे, तमाम विपक्षी पार्टियां आरोप लगा रही हैं। अभी ताज़ा महाराष्ट्र में चुनाव हुआ, उसी में वोटिंग मशीन में गड़बड़ी की गई है। यानी हर राज्य में अलग अलग कारण जनता के सामने रखे जाते हैं। क्या जनता यही सुनना समझना चाहती है? क्या लोकसभा में जनता को जो आस जगाई गई थी वो राज्य की जंग में बिखर जाएगा? लगता है ऐसा, क्योंकि राज्यों में आते ही सबको अपनी सत्ता, अपना वजूद दिखाई पड़ने लगता है। क्या जिस सत्ता के खिलाफ विपक्षी दलों ने एकजुट होकर जंग छेड़ी थी, वो अब अपनी सत्ता और इंडिया गठबंधन में ही खुद की ताकत दिखाने में खर्च हो जाएगी? इंडिया गठबंधन के भीतर नेता बनने की इस जंग में क्या बाढ़ ही खेत को वो खा जाएगी? आसमान की ओर फहराते पत्ते अपनी टहनी को ही बेमानी साबित करने पर तुल जाएंगे। जनता के मन में ऐसे बहुत से सवाल हैं दोस्तों, जिनके जवाब भी इंडिया गठबंधन को ही देने हैं, क्योंकि जनता ने उन्हें चुना है और
विपक्ष के तौर पर चुना है, सत्ता के कामकाज पर नजर रखने के लिए चुना है, खुद सत्ता के खातिर टकराने के लिए बिल्कुल नहीं चुना है, खुद को किसी सत्ता के बैसाखी की सूरत में लाने या फिर देखने के लिए बिल्कुल नहीं चुना है। गठबंधन की राजनीति में सौदेबाजी की सोच से आगे बढ़कर एकजुट सोच ही मंजिल दिला सकती है। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। साथ ही एक्सक्लूसिव खबर को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।